सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ है, घना जंगल और उस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा घर। बाहर बर्फीला तूफान चल रहा है। दुनिया से आपका कोई संपर्क नहीं है, फोन काम नहीं कर रहा, आप और आपका परिवार पूरी तरह से अकेले हैं। अब सोचिए, अगर उस तूफान में सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि मौत भी बरस रही हो तो? अगर कोई ऐसी चीज बाहर घूम रही हो जो इंसान नहीं है लेकिन कभी इंसान हुआ करती थी। कहानी के केंद्र में है डैन का परिवार। डैन एक साधारण आदमी है जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। वह अपनी पत्नी ब्रुक को शहर की भागदौड़ से दूर छुट्टी देना चाहता है और अपने बेटे जैक को भी। वे पहाड़ों के बीच एक पुरानी लकड़ी के केबिन में आते हैं। यह जगह बहुत खूबसूरत है। चारों तरफ ऊंचे पेड़ हैं और उन पर बर्फ की मोटी चादर। शुरुआत में सब कुछ वैसा ही है जैसा वे सोचते थे। जैक बर्फ में खेलता है। डैन और ब्रुक आग के पास शांति से बैठते हैं। ब्रुक थोड़ी चिंतित दिखती है। उसे यह जगह सुनसान लगती है। यहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं है और कोई पड़ोसी भी नहीं। अगली सुबह तूफान थोड़ा थम जाता है लेकिन बर्फबारी अभी भी जारी है। डैन जब सुबह उठता है तो उसे कुछ अजीब लगता है। केबिन के चारों ओर बर्फ पर किसी के पैरों के निशान हैं। ये निशान किसी जानवर के नहीं लगते बल्कि किसी इंसान के लगते हैं जो नंगे पैर चल रहा था। इतनी ठंड में कोई नंगे पैर क्यों चलेगा? ये बात डैन को बहुत परेशान करती है। इसके कुछ देर बाद जैक, जो बाहर खेल रहा था, दौड़ता हुआ अंदर आता है। वह बहुत डरा हुआ होता है। वह बताता है कि उसने जंगल में एक आदमी को देखा जो बहुत अजीब तरह से चल रहा था। वह आदमी बस पेड़ों के पीछे खड़ा उसे घूर रहा था। डैन तुरंत बाहर जाता है लेकिन वहां कोई नहीं होता। दोपहर में उन्हें एक और झटका लगता है। उनका लाया हुआ खाने का सामान कम होने लगता है। क्या कोई रात में घर के अंदर आया था? यह सोचकर ही उनकी रूह कांप जाती है। दरवाजा तो अंदर से बंद था, फिर कोई अंदर कैसे आ सकता है? अब उन्हें यकीन हो जाता है कि वे यहाँ अकेले नहीं हैं। उस भयानक रात के बाद परिवार डर के साए में जी रहा होता है। उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। बाहर से एक आदमी की कांपती हुई आवाज आती है। वह कहता है कि उसका नाम ब्रेट कार्सन है। डैन दुविधा में पड़ जाता है। क्या उसे दरवाजा खोलना चाहिए? ब्रुक उसे मना करती है। बहुत सोचने के बाद डैन दरवाजा खोलने का फैसला करता है। दरवाजा खुलते ही एक लंबा दुबला पतला आदमी अंदर आता है। ब्रेट को अंदर लाकर डैन उसे आग के पास बिठाता है और गर्म कपड़े देता है। ब्रेट थोड़ा सामान्य होता है लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर होता है। वह डैन को बताता है कि रिसर्च स्टेशन पर एक हादसा हुआ है। एक बहुत ही खतरनाक वायरस लीक हो गया है। यह वायरस हवा से नहीं फैलता बल्कि शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क से फैलता है। खून लार यह वायरस इंसानों को बदल देता है, उन्हें हिंसक और बिना सोचे समझे काम करने वाला बना देता है। वह उन्हें चेतावनी देता है कि वे किसी भी हालत में बाहर न जाएं और किसी भी अजनबी को अंदर न आने दें। ब्रेट कार्सन अब उनके साथ केबिन में ही था और उसके आने से डर का माहौल और भी गहरा हो गया था। वह उस रहस्यमयी इन्फेक्शन के बारे में और भी भयानक बातें बताता है। वह समझाता है कि यह कोई आम ज़ॉम्बी वायरस नहीं है। यह इंसान को तुरंत नहीं बदलता। संक्रमण के बाद इंसान कुछ समय तक सामान्य व्यवहार करता है लेकिन वायरस धीरे धीरे उसके दिमाग पर कब्जा कर लेता है। शुरुआती लक्षण: तेज बुखार, भ्रम, गुस्सा। धीरे धीरे सोचने समझने की शक्ति खो जाती है और वो सिर्फ एक हिंसक जानवर बनकर रह जाता है जिसका एक ही मकसद होता है, संक्रमण को फैलाना। ब्रेट बताता है कि यह वायरस एक पुराने माइक्रोब से बनाया गया था जो बर्फ में हजारों सालों से दबा हुआ था। उसकी टीम इसी पर रिसर्च कर रही थी लेकिन एक गलती की वजह से यह लैब से बाहर निकल गया और सबसे पहले एक सुरक्षा गार्ड को संक्रमित कर दिया। डैन पूछता है कि इन संक्रमित लोगों से कैसे बचा जा सकता है। ब्रेट बताता है कि वे बहुत चालाक होते हैं। वे सामान्य ज़ॉम्बीज़ की तरह सिर्फ दौड़ते नहीं हैं बल्कि वे जाल बिछा सकते हैं, वे इंतजार कर सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वे ठंड के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। ज्यादा ठंड में उनका शरीर जमने लगता है और वे धीमे पड़ जाते हैं। यही वजह है कि वे अक्सर गर्म जगहों की तलाश में रहते हैं, जैसे कि उनका यह केबिन। अब केबिन एक जेल बन चुका था। बाहर बर्फीला तूफान था, बाहर संक्रमित लोगों का खतरा था और अंदर ब्रेट कार्सन के संक्रमण का डर। रात में केबिन के बाहर की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। पहले एक साया, फिर बहुत से संक्रमित लोग जंगल से निकलते हैं। वे घर के चारों ओर घूमते हैं, खिड़कियां खुरचते हैं, दरवाजे खुरचते हैं। उनकी कराहें भयानक हो जाती हैं। डैन ने फैसला किया कि वे ब्रेट को एक अलग कमरे में रखेंगे और उस पर नजर रखेंगे।
ब्रेट मान जाता है, लेकिन उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। उसे तेज बुखार हो जाता है और वह अजीब बातें करने लगता है। उसका शरीर कांप रहा है और उसकी आंखें लाल हो गई हैं। डैन समझ जाता है कि वायरस अब उसके दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो रहा है। ब्रेट अब ब्रेट नहीं रहा, वह उस संक्रमण का अगला शिकार बन रहा था। वह दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है। डैन और ब्रुक के पास अब दो दुश्मन थे, एक बाहर और एक घर के अंदर। उनकी छोटी सी सुरक्षित जगह अब एक युद्ध का मैदान बन चुकी थी। डैन को एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। भारी मन से वह दरवाजे को बाहर से और मजबूती से बंद कर देता है। अंदर से ब्रेट की चिल्लाने की और चीजें तोड़ने की आवाजें आती रहती हैं और फिर धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। नैरेटर, केबिन के अंदर और बाहर का तनाव बढ़ता ही जा रहा था। संक्रमित लोग अब और ज्यादा आक्रामक हो गए थे। डैन जानता था यह घर ज्यादा देर तक उनका बचाव नहीं कर पाएगा। नैरेटर, उसे याद आता है कि ब्रेट ने गाड़ी के बारे में बताया था, बर्फ में फंसी हुई। शायद वह गाड़ी अभी भी काम कर सकती है। यह उनका एकमात्र मौका था। नैरेटर, डैन एक योजना बनाता है। यह एक बहुत ही खतरनाक मिशन था। उसे संक्रमित लोगों से बचना था। उसे कड़ाके की ठंड का सामना भी करना था। नैरेटर, डैन पिछले दरवाजे से चुपके से बाहर निकलता है। अंधेरा, बर्फीली हवा, पेड़ों के बीच घूमती परछाइयां। वह बर्फ में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। नैरेटर, उसे ब्रेट की बताई जगह पर गाड़ी मिल जाती है, आधी बर्फ में दबी हुई। कई कोशिशों के बाद इंजन स्टार्ट हो जाता है। इंजन की आवाज सुनकर संक्रमित लोग उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। नैरेटर, डैन तेजी से गाड़ी को केबिन की तरफ मोड़ता है। वह घर के पास पहुंचकर जोर से हॉर्न बजाता है। ब्रुक दरवाजा खोलती है। नैरेटर, ब्रुक जैक लेकर तेजी से गाड़ी की तरफ भागती है। संक्रमित लोग भी उनकी तरफ लपकते हैं। डैन गाड़ी से उतरकर कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देता है। नैरेटर, वह अपने परिवार को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और खुद संक्रमित लोगों को रोकने के लिए उनसे भिड़ जाता है। यह एक पिता की अपने परिवार के लिए आखिरी लड़ाई थी। नैरेटर, डैन बहादुरी से लड़ता है ताकि ब्रुक को भागने का समय मिल सके, ताकि जैक को भागने का समय मिल सके। वह कई संक्रमितों को मारता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। एक संक्रमित उसे काट लेता है। डैन समझ जाता है कि अब उसका अंत निश्चित है। वह जानता है कि वह भी अब उन्हीं दरिंदों में से एक बन जाएगा। वह अपनी पत्नी को देखता है, वह अपने बेटे को देखता है। वे गाड़ी में बैठकर रो रहे हैं। वह उन्हें वहां से जाने का इशारा करता है। ब्रुक जाना नहीं चाहती। डैन चिल्लाकर उसे जाने के लिए कहता है। ब्रुक भारी मन से गाड़ी चलाकर दूर चली जाती है। फिल्म का अंत भावुक और डरावना है। ब्रुक उस बर्फीले जंगल से निकलती है। जैक भी निकलता है। उन्हें एक सड़क मिलती है। वे सभ्यता की ओर बढ़ते हैं, पर वे पहले जैसे नहीं रहे। जो खौफ उन्होंने देखा वह हमेशा उनके साथ रहेगा। जैक, क्या पापा वापस आएंगे? ब्रुक के आंसू और मौन। वे शारीरिक रूप से बचे हैं, पर मानसिक रूप से घायल हुए हैं। डर का संक्रमण उनके अंदर फैल चुका है। यह फिल्म सिर्फ जॉम्बी हॉरर नहीं है, यह गहरे विषयों को छूती है। यह दिखाती है कि मुश्किल समय में परिवार का बंधन मजबूत होता है। डैन ने अपने परिवार के लिए अपनी जान दे दी। यह अस्तित्व की लड़ाई की कहानी है। मनोवैज्ञानिक डर इस फिल्म का मुख्य विषय है। असली डर बाहर के जॉम्बीज नहीं, असली डर हमारे मन में घर कर जाता है। अनकंटेंट अलग तरह की जॉम्बी फिल्म है। तेज एक्शन नहीं है, बड़ी भीड़ नहीं है। यह धीमा बढ़ता हुआ खौफ है जो आपको घेर लेता है। यह सोचने पर मजबूर करती है, आप क्या करते? आप हिम्मत से काम लेते हैं या डर के आगे घुटने टेक देते हैं? सबसे बड़ा वायरस नफरत है। सबसे बड़ा वायरस डर है, जो समाज को अंदर से कमजोर करता है। तो आपको क्या लगता है, क्या यह नया अंदाज पसंद आया? क्या आपको यह अलग तरह की ज़ॉम्बी कहानी पसंद आई? अगर हां, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आप ऐसी और कौन सी फिल्में देखना चाहते हैं।